नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज बात समंदर में तीन बाहुबली, चीन पाक तक खलबली। सेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना को बड़ी सौगात मिल जा रही है। भारतीय सेना की समंदर में ताकत पहले से और बढ़ने वाली है। भारतीय नौसेना की ताकत को पंख लगने वाले हैं क्योंकि तीन महाबली रेडी हैं जो भारत की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाएंगे। जी हां, आज इंडियन नेवी में तीन अत्याधुनिक युद्धपोत शामिल होंगे। तीनों युद्धपोतों के नेवी के जत्थे में शामिल होने के बाद दुश्मन भारत की ओर गलत इरादे से देखने से पहले 10 बार सोचेगा। भारतीय नौसेना की ताकत को पंख लगाने वाले तीन महाबली रेडी हैं जो भारत की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद कोई भी मुल्क भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं करेगा। समंदर के सिकंदर जैसे ही सेना के बेड़े में शामिल होंगे, वैसे ही चीन से लेकर पाकिस्तान तक की टेंशन बढ़ जाएगी। जिनपिंग हो या शहबाज शरीफ, हर कोई भारत की बढ़ती ताकत को लेकर दहशत में है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ललकार चुके हैं। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे चुके हैं। पहले राजनाथ सिंह का वो बयान सुनिए, कैसे उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी है और यहां तक कि कह दिया कि भारत का अभिन्न हिस्सा है पीओके। पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। पाकिस्तान के लिए पीओके महज विदेशी जमीन हो सकती है, लेकिन हमारे लिए जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा है जिसके बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है और हम वो लेकर रहेंगे। पीओके में आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, ये भी सीधे सीधे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। 1965 से पाकिस्तान का भारत में अवैध घुसपैठ, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान और भारत में घुसने वाले 80% आतंकी पाकिस्तानी हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी और आज तीन जो बाहुबली समुद्र में तैनात हैं, जो राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर है भारत की एक तरफ बढ़ती ताकत और इन ताकत के बदौलत ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं इस खबर पर। कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर भूषण दीवान हैं, पूर्व नौसेना अधिकारी। मेजर जनरल सुधाकर जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मेजर जनरल सुधाकर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी के मायने क्या है? सुमित नमस्कार। और आज आर्मी डे के उपलक्ष्य में आपको, आपके स्टूडियो के समस्त सदस्यों को शुभकामनाएं। आपको भी सर जी, व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। मेरे को पैनलिस्ट को ग्रीटिंग्स एंड शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, इसमें चंद एक पहलू है। ये पहलू में पाकिस्तान को सीधा सीधा कहा जा रहा है कि आप ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करिए, बहुत हो गया है, पानी नाक के ऊपर आ चुका है। जिस लिहाजा या जिस मकसद के साथ आप लोगों ने ये शुरू किया था प्रॉक्सी वॉर, वो मकसद उल्टा आपके ऊपर छाप डाल रहा है। यानी कि उन्होंने पहले मुद्दा यही रखा था कि हिंदुस्तान के ऊपर खर्चा, डिफेंस बजट इतना बढ़ोतरी करेंगे ताकि हमारा स्टेट मशीनरी फेल हो जाए। यह उल्टा उनके ऊपर साबित हुआ है। आज के दिन में पाकिस्तान कटोरी लेके भाग रहा है इधर उधर। नंबर 2, दूसरा पॉइंट पे यह कहना चाह रहे हैं कि भारत को वो मत समझो जो कि 47 या 65 या 71 या 99 की लड़ाई की टाइम में आप सोचते थे। अभी 99 कारगिल लड़ाई के बाद करीब 25 साल 26 साल बीत चुकी है। इसमें भारत 2 कदम टाल दो, डबल डाउन करता है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए
या आप आत्मनिर्भर भारत की बात करिए या डिफेंस कैपेबिलिटी एनहांसमेंट की बात करिए, इसकी रफ्तार काफी बढ़ चढ़कर बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ती Souls will जाएगी। help you start on the right path. Have you heard about Akasoli? जी। These are the तीसरी बात ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप जो जिस चीज के प्रयास कर रहे हो, प्रॉक्सी वॉर, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया ब्लीडिंग इंडिया विथ 1000 कट्स। उसमें पहले तो आपने कन्वेंशनल लड़ाई किया हिंदुस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर को रेस्ट करने के लिए, उसमें अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद आपने ये कॉन्सेप्ट चलाया ब्लीडिंग हिंदुस्तान विथ 1000 कट्स, उससे भी अनसक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद आपने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया मिडिल ऑफ 90s और अर्ली 2000 में, उसमें भी आपने अनसक्सेसफुल हुए। अभी हाल ही 2-3 महीने या 3-4 महीने पहले आपने साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंजेस को आपने प्रॉक्सी वॉर फिर से रिवाइव किया है। और साथ ही आप चाइना के पास भागे जब ये 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, ये कभी भी रिवोक नहीं किया जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है और इसको आप एक अटूट अंग जैसे बोलते हैं, क्राउन ऑफ इंडिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कल परसों के बयान दे रहे थे सोनामार्ग के टनल के पास, तो इसी तरह जो बचा हुआ हिस्सा है पाकिस्तान के पास, अगर एक ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है हिंदुस्तान का, वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस लेना है। और आप भाग रहे हो चाइना के पास, मालदीव्स को भटका रहे हो, बांग्लादेश में प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट करने की आप वातावरण पैदा कर रहे हैं। ये सब कुछ उल्टा आपके ऊपर पड़ेगा, इसके लिए आप जग जाओ। और समय आ चुका है, जब तक आप ईमानदारी के रास्ता, सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलोगे, तब तक यही सांप जिसको आप अपने कोर्ट यार्ड में पाल रहे हो, ये आपको चुभते रहेंगे। बैक टू यू सुमित। बिल्कुल। और यहाँ पर न सिर्फ हम चेतावनी दे रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि साहब देख लो हमारी ताकत कितनी है। आज जो 3 आईएनएस राष्ट्र को समर्पित होने जा रहे हैं, मैं कमांडर साहब आपसे समझना चाहूंगा, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागशीर। अब आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो स्टेल्थ फ्रिगेट है, आईएनएस सूरत डिस्ट्रॉयर है और आईएनएस वागशीर सबमरीन है। इन तीनों की खासियत सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें। आईएनएस सबसे पहले आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो स्टील्थ फ्रिगेट है। P-70A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का ये पहला जहाज है। डिजाइन इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है इसका डिजाइन। इसमें एडवांस सर्वाइबिलिटी सी कीपिंग सिस्टम है। ये स्वदेशी फ्रिगेट की अगली जनरेशन का प्रतीक है और साथ ही साथ इसमें एडवांस सर्वाइबिलिटी सी कीपिंग शामिल है। चेतक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MH-60R हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन कर सकता है। एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम है। और आईएनएस सूरत की बात करें तो डिस्ट्रॉयर इसे कहा जाता है। ये P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली विनाशकारी जहाजों में से एक है और 75% इसमें स्वदेशी सामग्री है। ये सबसे बड़ी खासियत है और ये एडवांस नेटवर्क और एडवांस वेपन सेंसर पैकेज से लैस है। ये सबसे बड़ी बात कि 75% स्वदेशी सामग्री जो डिस्ट्रॉयर है और सबसे घातक ये जहाज है, विनाशकारी, प्रभावशाली विनाशकारी जहाजों में से एक है। आईएनएस वागशीर की अगर हम बात करें जो सबमरीन है, P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है और ये एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, वायर गाइडेड टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइलों और एडवांस सोनार सिस्टम से भी लैस है। इन तीनों आईएनएस के राष्ट्र को समर्पित होने के बाद कितनी ताकत और बढ़ जाएगी भारतीय नौसेना की, कमांडर साहब? धन्यवाद मुझे आज के प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। हमारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी 2-3 चीजों से देखी जाती है। हमारा समुद्र के अंदर भी, इंडियन ओशन के अंदर भी उभरने वाला एडवर्सरी दुश्मन कौन है? चीन है। ठीक है, चीन के सी पोर्ट्स बहुत दूर हैं, उनको नेवी को डिप्लॉय करने के लिए लॉजिस्टिक्स बेस, सपोर्ट बेस भी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। पर आज की डेट में चाइना के पास जो है हमसे लगभग उनके पास 300 वॉरशिप्स हैं, छोटे बड़े मिला के। अमेरिका भी इन बात को स्वीकार करता है और जिस टाइप से वो काम कर रहे हैं वो डरता है उससे। बात सबसे बड़ी ये है, ये जो 3 आज वॉरशिप्स, 2 वॉरशिप्स हैं, एक सबमरीन है। नेवी में तो आईएनएस कहा जाता है हर एक को। आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक पोत। बल्कि आपको बता दूं मैं, जो नेवल बेस भी होता है, जो लैंड पे होता है, उसे भी आईएनएस कहा जाता है जी। तो ये जो है, ये बहुत
अच्छा स्टेप है, बहुत आगे का स्टेप है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम इसको जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट खुद बनाने की क्षमता, ये होना सबसे बड़ी चीज़ है। जिसे कहते हैं ना, अपने बाजू से ही दम आता है। हम इंपोर्ट करते रहेंगे तो बहुत 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 महंगा है। खुद बनाएंगे तो अपने को सस्ता भी मिलेगा और उसको मेंटेन भी कर पाएंगे। लेना, जैसे हाथी को खरीदना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो मेंटेन कैसे होता है? अब चाहे आप कार लें या कोई भी चीज़ लें, एयरक्राफ्ट लें, सबमरीन लें, उसको रिपेयर करने की क्षमता अगर आपके पास नहीं है तो आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत खर्चा जाएगा और टाइम पे शायद मिले भी नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। यही मैं डिफेंस की कैपेबिलिटी को, सबसे बड़ी बात क्या है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। जी। खाली शिप सबमरीन हम ले लें, खरीद लें तो नहीं, खुद बनाएं। और उसमें एक बात अच्छी ये है कि इसके अंदर, सबमरीन के अंदर तीनों चीज़ में स्टेल्थ का नाम यूज़ किया आपने। स्टेल्थ का मतलब क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है वॉर में, लड़ाई में, कि मैं दुश्मन को देख सकूं और दुश्मन मुझे ना देख सके। कैसे देखा जाता है? जो वॉरशिप्स होती हैं सरफेस पे, सरफेस माने समुद्र की सतह पे, उनको देखा जाता है रेडार से, और अंडर वाटर सोनार से भी देखा जाता है। क्योंकि हर शिप जो है उसका प्रोपेलर चलता है और आवाज़ करता है। जब आवाज़ करता है तो एनिमी की जो सोनार होती है वो उसको पिकअप कर लेती है। पिकअप कर लेती तो मालूम पड़ जाता है इस वॉरशिप का सिग्नेचर ऐसा है, उस वॉरशिप का सिग्नेचर ऐसा है। तो उस जानवर होते हैं तो ये बोल रहा है, कौन सा जानवर बोल रहा है हम देख नहीं रहे हैं, तो पता है सियार बोल रहा है या शेर बोल रहा है। तो ये सिग्नेचर होता है, उस हिसाब से डिटेक्ट करते हैं। तो स्टेल्थ का मतलब बड़ी भारी चीज़ ये है कि लेस नॉइज एमिटिंग, नॉइज एमिट ना करे, नंबर वन, सोनार का नॉइज, नंबर वन। नंबर टू, उसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए उसका कि उसके अंदर रेडार के, जब एनिमी के रेडार की वेव आती है हमारे शिप पे और रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं, उन्हीं से एनिमी की रेडार दिखती है हमको। तो इस टाइप का डिज़ाइन होता है। स्टेल्थ है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी 20-25 साल पुरानी है कि वो बहुत कम मटेरियल भी ऐसा हो, डिज़ाइन भी ऐसा हो कि वो जो बहुत कम रेडार की जो वेव आ रही है एनिमी के रेडार से, वो वापस जाएं और इसलिए हमको एनिमी देख ना पाए। स्टेल्थ कहते हैं। और ये वॉरशिप में होता है। तो नीलगिरी फ्रीगेट है और सूरत डिस्ट्रॉयर है। इन डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। जी। और जो सबमरीन है उसके अंदर स्टेल्थ कहाँ से आती है? देखिए, ऐसा है, कन्वेंशनल सबमरीन है जिसे कहा जाता है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ये वाक्षीर भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही है। ये छठी है कलवरी क्लास में, स्कॉर्पियन टाइप, जो फ्रांस से हमने ली थी पहले। और ये वाक्षीर पहले भी थी नेवी में। और मोस्टली सिस्टम होता है जब नीलगिरी दोबारा बन रही है तो हमारे नेवी के अंदर क्या होता है, जो पुराना शिप डिकमीशन हो जाता है, नया बनाते हैं, तो ये उसी नाम से नई शिप भी बनती है। ये 100% नहीं है पर होता है। अभी स्टेल्थ सबमरीन में क्या है? सबमरीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? 71 वॉर में था, हमारी शिप, वॉरशिप, एनिमी के सबमरीन ने वेस्टर्न ओशन में, अरेबियन सी में हमें डुबा दिया। जी। उसमें क्या होता है, सबमरीन की सबसे बड़ी बात यह है कि डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? अंडर वाटर है। अंडर वाटर जो सोनार टेक्नोलॉजी है उससे डिटेक्ट होता है। दिखती तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं दिखने का आंख से, तो कैसे दिखती सोनार से? अब उसमें क्या हो रहा है कि जो सबमरीन चलने के लिए, जैसे आपको पता है, जो कार चले तो एयर चाहिए, एयर चलेगी तभी वो मतलब एनर्जी बनेगी और सबमरीन है चलेगी। तो सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन को जो है हर 48 आवर्स के बाद सरफेस पे ऊपर आना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है, नीचे से ऊपर। तो उसकी सरप्राइज खत्म हो गया। क्यों आना पड़ता है? ताकि एयर ले सके और एयर रिचार्ज करके दोबारा फिर नीचे जाती है। अभी इसलिए इसका तोड़ क्या है? एआईपी। एआईपी क्या है जो इस वाक्षीर में है? एआईपी माने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। बिना एयर के वो फ्यूल सेल्स होते हैं सबमरीन में, जिससे होता है तो 2 हफ्ते तक वो चल सकती है। और न्यूक्लियर सबमरीन तो महीनों तक चल जाती है। तो स्टेल्थ का मानना ये चीज़ होती है। तो ये बन रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर भी कहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, बहुत बड़ा स्टेप है। पर आप समझिए, इंडियन ओशन इतना बड़ा ओशन है और उसके अंदर हमारी बैकयार्ड में है। इसको प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी पहली जिम्मेवारी है। और सबसे देखना, आगे वाले आने में अगले 10-15 साल के अंदर अटैक जो आएंगे वो समुद्र से ही आएंगे। और बड़ी बात, अभी आप देखो, हूती रिबेल्स जो हैं और रेड सी में जो है, सुएज कनाल में जो है, पिछले साल क्या हुआ, और वो इजराइल ईरान वॉर के अंदर क्या हुआ, वो अमेरिकन वॉरशिप्स को, यूरोपियन वॉरशिप्स को तबाह कर रहे हैं। इंडियन नेवी ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है जी। और इवन पाकिस्तानी को बचाया है।
तो ये हमारा इसे कहते हैं ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी मतलब खाली कोस्ट में नहीं, ओपन सी में कहीं भी जा सकती। तो इंडिया ने जो एक 140 करोड़ की आबादी है, हमने जो मेजर वर्ल्ड पावर बनना है उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं हम जी। तो हमारी कैपेबिलिटी क्या हो, हमारी मिलिट्री पावर जो है दुनिया में कहीं भी जगह पहुंच सके, उसे कहते हैं ब्लू वाटर नेवी। माने कोस्टल नेवी नहीं, ब्लू वाटर, कहीं भी ओपन ओशन में जा सके। तो ये जो चीज है, ये हम लोग इस तरफ अग्रसर है। खर्चा इसमें बहुत है तो होता है, पर सबसे बड़ी बात कैपेबिलिटी। खरीदने से तो 1/10 खर्चा है जी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये ना समझा जाए कि चाइना का डिफेंस बजट 225 बिलियन डॉलर है और इंडिया का 75 बिलियन डॉलर है, तो 3 गुना नहीं है। तो चाइना का बजट तो हमसे 10 गुना समझा जाए। क्यों? वो खरीदते नहीं है, वो बनाते हैं।